Good morning, students. Now we are start our today's geography class, and as you know, it is revision class. In previous class, we revised our first chapter, population composition, density, growth. Now we are move our next chapters, which is migration. We revise it, and we will try to in this class we revise also next one, uh, human development chapter. So we are start today's class, especially revised class, which is the subject of geography in chapter 2 माइग्रेशन. स्टूडेंट माइग्रेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत अभी पिछले कक्षाओं में पढ़ा है. माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास. अगर सरल सरल और साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक जगह से दूसरे जगह मूव करने को हम प्रवास कहते हैं. और इसके पीछे कारण क्या होते हैं, किन जगहों से कहाँ पे मूव किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन क्या होते हैं, और रूरल टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन और अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, ये इसके स्ट्रीम्स हैं. इसके पीछे के रीज़न क्या हैं, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर्स, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. क्विक रिवीजन करेंगे. आपको तो ये सब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, वीडियो अवेलेबल भी है, और केवल एक रीमेमोराइज़ के लिए हम लोग इसको शुरू करते हैं. तो प्रवास के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं. यानी माइग्रेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. जब व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे परमानेंटली या टेम्पररी मूव करता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं. इसके पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर. पुश फैक्टर यानी कि जब हम किन्हीं कारणों से या हमें निकलना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे पॉलिटिकली अनरेस्ट हो, वहाँ पे एजुकेशन सेंटर्स बढ़िया ना हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया ना हो, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ता है, जिसे हम पुश फैक्टर कहते हैं. और पुल मतलब जब किसी आकर्षण की वजह से, यानी कि कहीं पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, रोज़गार की, एजुकेशन की, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़िया है, तो जब हमें उस जगहों पे खिंचाव हो, अट्रैक्शन हो, तो पुल फैक्टर कहते हैं. तो आप लोगों ने पढ़ा ही है. इसके स्ट्रीम्स के बारे में बात करें तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यानी कि गांव से गांव, फिर रूरल टू अर्बन, गांव से शहर, अर्बन टू अर्बन, शहर से शहर, और अर्बन टू रूरल, यानी शहर से गांव की माइग्रेशन को इसकी स्ट्रीम है. ऐसे माइग्रेशन को माइग्रेशन कहते हैं. इन चार स्ट्रीम्स में रूरल, अर्बन और जो भी माइग्रेशंस हैं इन्हें कहते हैं. और मेल माइग्रेशन, फीमेल माइग्रेशंस भी हैं इसमें डिस्क्रिमिनेट किए हुए. तो खास करके जो फीमेल माइग्रेशंस की अगर हम बात करें तो रूरल टू रूरल या अर्बन टू रूरल्स होती हैं वो. अच्छा, बहुत सारी माइग्रेशंस के काज होते हैं. उसके पीछे मैरिजेस भी होती हैं, चूँकि महिलाओं को माइग्रेशन सबसे ज़्यादा करना पड़ता है. शादी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करती हैं. रोज़गार, अब भारतीय समाज की अगर बात किए तो किया जाए तो मोस्टली अभी तक, हालांकि इसमें बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले तक जो भारतीय समाज था उसमें जो माइग्रेशन, जो कमाने या एक तरीके से वर्किंग पॉपुलेशन जो होती थी वो मेल की होती थी, बाहर जाकर के काम धाम करना, और जो महिलाओं का काम होता था वो घर में बैठ कर के पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना. हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. अब महिलाएं भी पुरुषों से कंधा में कंधा मिला करके बाहर काम कर रही हैं, और जो बाहर आज के डेट में ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं न कर सकें. मिलिट्री में भी वो हैं. अभी हमने लेटेस्ट में देखा कि कुछ महिलाएं फाइटर पायलट्स भी बनी हैं. तो इस तरीके से ये सारे जगहों पे माइग्रेशंस पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है. इसके अलावा आप देखिए तो बाहर जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट पर्सन आते हैं, माइग्रेंट पीपल आते हैं हमारे यहाँ. बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इन जगहों से भी बहुत सारे पर्सन आते हैं हमारे यहाँ माइग्रेंट होकर के, जो हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं. हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, जब हम लोगों ने फेज़ 4 की आबादी को बढ़ने का कारण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो. और उसके बाद रीजनल वेरिएशंस देखें तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन महाराष्ट्र की तरफ होता है, क्योंकि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं या जहाँ पे बिजनेस हब हैं वहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन होती है. और जिन जगहों से माइग्रेट होते हैं पर्सनस, पीपल्स, वो हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ, झारखंड, इन जगहों से. और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है महाराष्ट्र वगैरह में. आप देखिए लॉकडाउन के बाद माइग्रेशन
माइग्रेंट पर्सनस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था जब हमारे देश में सारी चीज़ें बंद हो गई थी, ट्रेन, हर प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे माइग्रेंट पीपल्स जो थे वो पैदल ही महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से और बहुत सारे बेंगलुरु से, हैदराबाद से, तेलंगाना से पैदल ही मूव कर गए। ये एक बहुत बड़ी विभीषिका थी और ये हमारे 70 साल के विकास के ऊपर एक तमाचा भी है कि 70 साल में हमने उनको उनके घर के पास रोज़गार नहीं दे पाए। हम भले आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस कर गए हैं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी जो बेसिक आबादी है, कल आप देखिए मोदी जी ने घोषणा की कि 80 करोड़ आबादी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देंगे, जो करीब नवंबर तक, सॉरी दीपावली के बाद तक। तो दीपावली में नवंबर पड़ रही है, नवंबर में दीपावली पड़ रही है, सॉरी नवंबर में दीपावली पड़ रही है, तब तक 80 करोड़ आबादी को वो राशन देंगे। तो ये अपने आप में एक विडंबना है, एक सोचने वाली बात है कि 80 करोड़ आबादी आज इन स्थितियों में है कि हमें सरकार के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन हम 70 साल की असफलताओं में इसको भी गिनेंगे कि 70 साल में हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया कि हर हाथ काम, हर मुंह अनाज जैसी व्यवस्था कर पाए। तो माइग्रेशन एक विभीषिका भी है, एक ज़बरदस्त समस्या भी है। और आप देखिए रीजनल जो वैरायटीज़ हैं जहाँ पे माइग्रेट हम हो रहे हैं, दिल्ली में आबादी पहुँच रही है, वाराणसी से, बिहार से, पटना से, और मुंबई में पहुँच रहे हैं आजीविका के लिए, बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एक समस्याएं ये भी हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन में अगर हम लोग देखे जाए तो इसके 3 एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, इकोनॉमिक, सोशल, सेंसिटिव भी बताया गया है उसमें। इकोनॉमिक में आप देखिए कि जब ये माइग्रेशन होता है, अच्छा एक पॉजिटिव भी है कि जब ये लोग माइग्रेंट पर्सन जाते हैं कहीं काम करने, तो वहाँ से जो पैसा लेकर के आते हैं तो उनके जो उनका मूल निवास है उसका भी विकास होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशंस भी चेंज हो जाते हैं वहाँ पे। अभी बहुत सारे माइग्रेंट पर्सन जब एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ की आबादी बढ़ाएंगे और यहाँ की आबादी घटेगी, वेरिएशंस आएंगे पॉपुलेशन कंपोजिशंस में। सोशल चेंजेस भी आते हैं। अब डिफरेंट कल्चर के लोग जब एक जगह जुड़ते हैं, जैसे मुंबई में आप देखिए तो वहाँ पे बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेश, पंजाबी, और आप देख लीजिए साउथ के जितने भी कल्चर से सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो एक कल्चरल फिनोमेना भी बनता है। लोग मॉडरेट भी होते हैं, एक तरीके से उदार भी होते हैं, वहाँ पे टॉलरेट होते हैं, सहिष्णुता आती है, और इसके कारण कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो सोशली भी ये एक अच्छा भी माना जा सकता है। हालांकि अभी भारत के संदर्भ में देखें तो जब आपकी इकोनॉमिकल नीड्स पूरी हो रही हैं तो आप बाकी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को आप जाने देते हैं। तो अगर आपकी अर्थव्यवस्था वहाँ पे जाकर के सुदृढ़ हो रही है, महाराष्ट्र में आपके डिफरेंट रीजन और कल्चर के लोग आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे सोशल टेंशन और सोशल कॉन्फ्लिक्ट की समस्याएं बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आदमी की सबसे मूलभूत आवश्यकता जो होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर वो फुलफिल हो रही है तो उसके बाद वो रिलीजियस प्रॉब्लम्स को, कल्चरल प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डिनाई कर देती है, थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है, जाने देती है। तो इस प्रकार के ये चेंजेस भी आते हैं। और इस प्रकार से माइग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, क्योंकि हम बहुत क्विकली चल रहे हैं, आगे के चैप्टर्स को ही पढ़ाना है, तो हम एक केवल ओवरव्यू या क्विक लुक आउट लेकर के चल रहे हैं, और ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि 3 क्लासेस में हम लोगों को ये क्लियर करना है, तो उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करने हैं। और हम लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ भी लिया है, वीडियोस भी अभी यूट्यूब पे है ही। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हैं इन चैप्टर्स में। मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट होगा माइग्रेशन वगैरह में। और आगे के चैप्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम लोग देखते हैं। पीछे के चैप्टर में हमने चर्चा भी किया था ह्यूमन डेवलपमेंट को किस हिसाब से समझा जाए, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही जो हमारा प्रीवियस वीडियो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, उस पर ही बताया था कि मानव विकास जो है वो एक तरीके से हमारे पास स्वस्थ पैर होना चाहिए, न कि हमारे पास एडिडास का जूता होना चाहिए। ये एक मूल वाक्य समझ लीजिए इसको पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि हमारे पास बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, न कि हमारे पास बहुत सारा एक तरीके से उपभोग करने का सामान हो। यानी कि हम बहुत महंगे कपड़े हमारे पास हों लेकिन उसको पहनने लायक हमारा स्वास्थ्य न हो, तो ये इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसी चीज़ पे काउंट होती है कि बेटर हेल्थ फैसिलिटी और क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी
और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो वहाँ पे, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल रही हो, तो इन चीज़ों पे ह्यूमन डेवलपमेंट काउंट की जाती है। और आप देखोगे 172 कंट्रीज़ में हम जो है 127 के नंबर पे हैं, तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोई बहुत अच्छा हम नहीं मानेंगे। और यूएनडीपी ने इसको शुरू किया था 90s के एरा में। इसको हम देखते हैं 90 में इसको सिस्टमेटिक करके डेवलप किया गया। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसके माध्यम से तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ या हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को नापा जाता था कि वो उनका विकास दर कैसा है, मानव विकास दर कैसा है, क्योंकि विकास दर, आर्थिक विकास दर और मानव विकास दर टोटली अलग हो सकते हैं। और आर्थिक विकास दर के हिसाब से देखा जाए तो भारत की स्थिति अलग है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के यानी कि मानव विकास दर से देखा जाए तो भारत की स्थिति अलग है। हम काफ़ी नीचे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। और आप देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे ह्यूमन ग्रोथ को कभी माप नहीं सकती। यानी कि अगर हम आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं तो इसका मतलब कदापि ये नहीं रहेगा कि हम मानवीय तौर पे भी विकसित हैं। आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ अगर भारत में देखा जाए तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास या उसको क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने इस लेक्चर में ही बताया आपको कि फिर भी 80 करोड़ जनता को हमको राशन का व्यवस्था करना पड़ रहा है सरकार को। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस है इस पूरे के पूरे क्रम में। तो मानव विकास यानी कि आर्थिक विकास को हम मानव विकास नहीं कह सकते, ये क्लियर है। मानव विकास मतलब कि बेहतर हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज़, हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज़, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम हो, सोशल टेंशन कम हो, और जीवन जीने की जो थ्रेट्स हैं वो कम से कम हो। थ्रेट्स यानी कि जो खतरा सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके। ये तो एक इक्वल राइट माना जाएगा सबको। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हैं, डेमोक्रेटाइज्ड हैं, तो ये उनके इक्वल राइट्स हैं कि उनको सरकार अगर जिम्मेदारी ली है, चुनी हुई सरकार है, तो उनको कम से कम स्वास्थ्य, शिक्षा और बेसिक नीड्स उनकी फुलफ़िल कर पाए। और इस तरीके से सोशल एम्पावरमेंट भी होती है, सामाजिक सशक्तिकरण। अगर आप कह सकते हैं कि आप डेवलप्ड हैं, यानी कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिन आंकड़ों पे यूएनडीपी उनको मेज़र करता है। अगर आप डेवलप्ड है तो ये आपके सोशल एम्पावरमेंट को भी दिखाता है, और यही विकास है, यही डेवलपमेंट है। अगर व्यक्ति के पास बेहतर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशंस हैं, तो वो अपने स्किल्स को बढ़ा सकता है, वो इनोवेशंस को बढ़ा सकता है। और किसी भी देश के विकास में उसके स्किल्स और इनोवेशंस ही सबसे ज़्यादा, उसकी जनता के स्किल्स और इनोवेशंस ही सबसे ज़्यादा मेज़र करते हैं। तो पूरे मैं एक समरी लेकर के चला हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट के जो टॉपिक हैं या ये जो चैप्टर है, इसको मैं समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। बाकी कुछ फैक्ट्स इसमें हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टेट का क्या रोल, स्टेट का क्या परफॉर्मेंस है और देश का क्या परफॉर्मेंस है। तो ये फैक्ट आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं और आप इसको देख भी सकते हैं। ये फैक्ट्स रिटन डॉक्यूमेंट्स है, तो इसकी चर्चा करना यहाँ पे उचित नहीं होगा। मैं इसके बेस को क्लियर कर दिया हूँ, इसके मूल जो बेस है, जो बेसिक्स हैं, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि आपको क्विकली रिवाइज ये हो गया होगा। और इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। कल हम नए चैप्टर्स को लेकर के आते हैं रिवाइज करने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।